159 सावन का अंतिम सप्ताह। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव सुपी। यह गांव नैनीताल से कई कोस दूर देवदार, बांज और बुरांश के घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव तक पहुंचने के लिए आखिरी सड़क से लगभग 3 घंटे पैदल चलना पड़ता था। सूरज ढलने के बाद यहां ऐसा सन्नाटा फैल जाता कि दूर बहती पहाड़ी नदी की आवाज भी साफ सुनाई देती। गांव में कुल मिलाकर मुश्किल से 50 घर थे। सभी घर पहाड़ी पत्थरों से बने थे और उनकी ढलानदार स्लेट की छतों पर हर शाम धुएं की पतली लकीरें उठने लगती थीं। लोग खेती करते, भेड़ बकरियां पालते और महीने में एक बार नीचे बाजार जाकर जरूरत का सामान ले आते। उस शाम भी गांव अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त था। औरतें आंगन में मक्के की बालियां सुखा रही थीं। बच्चे मंदिर के सामने बने छोटे से चौक में खेल रहे थे। कुछ बूढ़े देवदार के नीचे बैठकर पुराने दिनों की बातें कर रहे थे। तभी दूर पहाड़ी पगडंडी पर एक आदमी दिखाई दिया। उसकी पीठ पर चमड़े का बैग था, हाथ में लकड़ी की छड़ी। कपड़े शहर के थे। गांव के बच्चे खेलना छोड़कर उसकी ओर देखने लगे। कुछ ही देर में वह आदमी गांव के बीच बने पत्थर के चबूतरे तक पहुंच गया। नमस्कार, उसने मुस्कुराते हुए कहा। चबूतरे पर बैठे सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे सिर से पांव तक देखा। कहां से आए हो बेटा? हल्द्वानी से। नाम? अभय त्रिपाठी। काम? सरकार ने यहां नया प्राथमिक विद्यालय खोला है, मैं उसी में शिक्षक बनकर आया हूं। बुजुर्ग के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अच्छा, तो तुम नए मास्टर जी हो? उन्होंने पास बैठे एक युवक को आवाज दी। गोपाल, इन्हें स्कूल वाले मकान तक छोड़ाओ। गोपाल ने अभय का बैग उठाया और दोनों पगडंडी पर आगे बढ़ गए। चलते चलते अभय की नजर पूरे गांव पर घूम रही थी। पत्थर के छोटे छोटे घर, लकड़ी की नक्काशी वाले दरवाजे, आंगन में रखी तांबे की बाल्टियां, दूर पहाड़ी ढलान पर चरती गायें और हवा में देवदार की भीनी सी खुशबू। कुछ देर बाद दोनों एक छोटे से मकान के सामने पहुंचे। यही स्कूल है, गोपाल ने कहा। मकान के 2 कमरे थे। एक कमरा पढ़ाने के लिए, दूसरा मास्टर जी के रहने के लिए। अभय ने दरवाजा खोला। कमरे में लकड़ी की एक चारपाई, एक मेज, 2 कुर्सियां और कोने में मिट्टी का चूल्हा रखा था। बुरा तो नहीं है, वह मुस्कुराया। गोपाल ने भी मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर किसी अनजाने डर की हल्की छाया थी। अभय ने पूछा, क्या बात है? गोपाल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आज रात जल्दी सो जाइएगा। क्यों? बस गांव का नियम है। कैसा नियम? गोपाल ने उत्तर देने के बजाय खिड़की से बाहर मंदिर की दिशा में देखा। आज आखिरी दीपक की रात है। अभय ने भौहें सिकोड़ लीं। आखिरी दीपक? हां, वह क्या होता है? गोपाल ने धीमी आवाज में कहा। हर साल सावन के आखिरी सोमवार की रात पूरे गांव के लोग मंदिर में एक एक दीपक जलाते हैं। फिर सूरज निकलने तक कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। अभय हल्का सा हंस पड़ा। यह भी कोई नियम हुआ? गोपाल की हंसी नहीं निकली। उसने गंभीर स्वर में कहा, हमारे बुजुर्ग कहते हैं जिसने भी यह नियम तोड़ा वह अगली सुबह जिंदा नहीं मिला। कमरे में कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। अभय ने मुस्कुराकर कहा, मैं विज्ञान पढ़ाता हूं गोपाल, ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। गोपाल ने कोई जवाब नहीं दिया। वह दरवाजे तक पहुंचा, फिर मुड़कर बोला, विश्वास मत कीजिए, लेकिन आज रात दरवाजा मत खोलिएगा। इतना कहकर वो चला गया। अभय कुछ देर तक दरवाजे पर खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा, फिर मुस्कुराकर सिर हिलाया। कैसा अजीब गांव है। शाम धीरे धीरे रात में बदलने लगी। पहाड़ों के पीछे सूरज डूब गया। मंदिर की घंटी बजने लगी। एक एक करके गांव के सभी लोग हाथों में मिट्टी के दीपक लेकर मंदिर की ओर जाने लगे। अभय भी उत्सुकता से बाहर निकला। मंदिर बहुत बड़ा नहीं था। पत्थरों से बना एक प्राचीन शिव मंदिर। उसके सामने पूरे गांव के लोग मौन खड़े थे। कोई बात नहीं कर रहा था।
गांव के पुजारी ने पहला दीपक जलाया। फिर एक एक करके सभी लोगों ने अपने दीपक मंदिर की सीढ़ियों पर रख दिए। कुछ ही मिनटों में पूरा मंदिर सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। लेकिन उस रोशनी के बीच अभय की नजर एक आदमी पर जाकर ठहर गई। वह बाकी लोगों से अलग खड़ा था। सिर से पांव तक काले ऊनी कपड़ों में, चेहरा आधा ढका हुआ, और सबसे अजीब बात, उसने कोई दीपक नहीं जलाया। अभय उसकी ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, वह आदमी बिना आवाज किए मंदिर के पीछे वाले अंधेरे जंगल में उतर गया। अभय कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। उसे लगा शायद कोई स्थानीय व्यक्ति होगा। तभी पीछे से पुजारी की आवाज आई, मास्टर जी, रात हो गई है, अब अपने घर जाइए। अभय ने पूछा, वह आदमी कौन था? पुजारी का चेहरा अचानक बदल गया। कौन आदमी? जो अभी जंगल की तरफ गया। पुजारी ने मंदिर के पीछे देखा। वहां कोई नहीं था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, उधर तो अभी कोई गया ही नहीं। अभय ने एक बार फिर मंदिर के पीछे फैले जंगल की ओर देखा। ऊंचे देवदार के पेड़ों के बीच गहरा अंधेरा उतर चुका था। हवा चलने पर शाखाएं एक दूसरे से टकराती और ऐसा लगता मानो कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। नहीं, अभय ने दृढ़ स्वर में कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, कोई आदमी अभी अभी उधर गया है। पुजारी ने उसकी ओर लंबे समय तक देखा, फिर धीमे से बोले, पहाड़ पर हर चीज आंखों से नहीं देखी जाती मास्टर जी, कभी कभी धुंध भी आदमी जैसी दिखाई देती है। अभय मुस्कुरा दिया, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। पुजारी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मंदिर के बड़े लकड़ी के दरवाजे बंद किए और गांव की ओर चल पड़े। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव खाली हो गया। हर घर का दरवाजा भीतर से बंद हो चुका था। खिड़कियों से केवल मिट्टी के दीपकों की हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। अभय भी अपने कमरे में लौट आया। उसने लालटेन जलाई, मेज पर रखी किताब खोली और पढ़ने लगा। बाहर हवा लगातार तेज होती जा रही थी। कभी कभी खिड़की के लकड़ी के पट हिलते तो पूरा कमरा कांप उठता। करीब 1 घंटे बाद उसे लगा जैसे बाहर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी हो। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही क्षण बाद वही आवाज फिर आई, धीरे, बहुत धीरे, जैसे कोई घर के चारों ओर घूम रहा हो। अभय उठा, खिड़की तक गया, लकड़ी का पट थोड़ा सा हटाकर बाहर झांका। बाहर घना अंधेरा था। लालटेन की रोशनी कुछ ही कदम दूर तक पहुंच रही थी। उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह वापस कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन 5 मिनट बाद इस बार दरवाजे पर बहुत हल्की दस्तक हुई। थक, फिर सन्नाटा। अभय ने सोचा शायद हवा होगी। तभी दूसरी दस्तक हुई। थक थक। अब वो पूरी तरह सतर्क हो गया। उसे गोपाल की बात याद आई, आज रात दरवाजा मत खोलिएगा। वह कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा, फिर अपने आप मुस्कुरा दिया। एक पढ़ा लिखा आदमी होकर मैं भी इन बातों से डरने लगा। उसने दरवाजे की कुंडी खोली। दरवाजा धीरे धीरे खुला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा का तेज झोंका भीतर आया और लालटेन की लौ कांप उठी। अभय ने बाहर कदम रखा। पूरा गांव अजीब तरह की खामोशी में डूबा था। दूर कहीं कोई कुत्ता भी नहीं भौंक रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। गीली मिट्टी में ताजा पैरों के निशान बने थे। वे उसके दरवाजे तक आते थे, लेकिन वापस जाने के निशान नहीं थे। अभय झुककर उन्हें देखने लगा। उसे लगा शायद मिट्टी ठीक से नहीं दिख रही। वह लालटेन लेकर थोड़ा आगे बढ़ा। निशान वहीं खत्म हो गए। ऐसा लग रहा था मानो जो आदमी वहां तक आया वह हवा में गायब हो गया हो। अभय के चेहरे की मुस्कान पहली बार गायब हुई। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसी समय जंगल की दिशा से किसी के दौड़ने की हल्की आवाज सुनाई दी। इस बार उसने बिना सोचे उसी दिशा में कदम बढ़ा दिए। देवदार के लंबे पेड़ों के बीच संकरी पगडंडी अंधेरे में खोती जा रही थी। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। गीली मिट्टी पर चलते हुए वह लगभग 200 कदम आगे निकल आया। अचानक उसे दूर एक लालटेन की रोशनी दिखाई दी। कोई आदमी उसे हाथ में लिए खड़ा था। कौन है? अभय ने आवाज लगाई। कोई उत्तर नहीं मिला।
वह तेजी से उसकी ओर बढ़ा, लेकिन जितना वह आगे जाता रोशनी उतनी ही दूर होती जाती, जैसे कोई जानबूझकर उसे अपने पीछे बुला रहा हो। कुछ देर बाद रोशनी अचानक गायब हो गई। अब चारों ओर केवल घना जंगल था। अभय ने चारों तरफ देखा। उसे समझ नहीं आया कि वह किस दिशा से आया था। बारिश और तेज हो चुकी थी। तभी उसके ठीक पीछे सूखी टहनी टूटने की आवाज आई। वह झटके से पलटा। लालटेन की कांपती रोशनी में उसे वही काले कपड़ों वाला आदमी दिखाई दिया। इस बार वह बिल्कुल सामने खड़ा था। चेहरा अब भी छाया में छिपा हुआ था। अभय ने एक कदम उसकी ओर बढ़ाया। तुम कौन हो? आदमी चुप रहा। फिर उसने धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ उठाया और जंगल के भीतर एक पुरानी टूटी हुई पत्थर की सीढ़ियों की ओर इशारा किया। अगले ही क्षण वह घने अंधेरे में ऐसे गायब हो गया मानो वहां कभी था ही नहीं। अभय कुछ क्षण वहीं खड़ा रह गया। उसके हाथ में पकड़ी लालटेन हवा से कांप रही थी। उसने कई बार चारों ओर रोशनी घुमाई, लेकिन काले कपड़ों वाला वह आदमी कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने गहरी सांस ली और उस दिशा में बढ़ गया जहां उस अजनबी ने इशारा किया था। पत्थर की टूटी हुई सीढ़ियां काय से ढकी थीं। ऐसा लगता था कि वर्षों से किसी ने उनका उपयोग नहीं किया था। दोनों ओर देवदार के पेड़ों की जड़ें सीढ़ियों को चीरकर बाहर निकल आई थीं। हर कदम रखते समय फिसलने का डर था। करीब 50 सीढ़ियां उतरने के बाद सामने एक छोटा सा समतल स्थान दिखाई दिया। बीच में पत्थरों से बना एक गोल चबूतरा था। उस पर राख फैली हुई थी। ऐसा लगता था जैसे बहुत पहले वहां आग जलाई गई हो। अभय झुककर राख देखने लगा। राख पूरी तरह ठंडी नहीं थी। उसने उंगली लगाई। हल्की सी गर्मी अब भी बाकी थी। उसका माथा सिकुड़ गया। मतलब यहां अभी कुछ देर पहले कोई था। तभी उसकी नजर चबूतरे के किनारे पड़ी। वहां गीली मिट्टी पर जूतों के निशान साफ बने थे। वे गांव वालों के नहीं लग रहे थे। गांव में अधिकतर लोग घास या चमड़े की साधारण चप्पल पहनते थे, लेकिन ये निशान भारी चमड़े के जूतों के थे। अभय ने लालटेन नीचे रखी और निशानों का पीछा करने लगा। कुछ दूर जाकर वे अचानक समाप्त हो गए, मानो कोई पत्थरों पर चढ़ गया हो। उसी समय ऊपर पहाड़ी से मंदिर की घंटी एक बार फिर सुनाई दी। रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। अभय ने लौटना ही उचित समझा। वो जैसे ही गांव पहुंचा, उसे अजीब बात दिखाई दी। हर घर में दीपक अब भी जल रहे थे, लेकिन पूरा गांव बिल्कुल शांत था। किसी घर से एक भी आवाज नहीं आ रही थी। न बच्चों के रोने की, न किसी के खांसने की, न किसी बर्तन की। इतनी गहरी खामोशी उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो अपने कमरे में लौटा, भीगे हुए कपड़े बदले, लालटेन मेज पर रखी और चारपाई पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने बार बार वही काले कपड़ों वाला आदमी घूम रहा था। अगर वह इंसान था तो गया कहां? और अगर वह इंसान नहीं था तो फिर राख गर्म कैसे थी? इन सवालों के बीच न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह दरवाजे पर तेज दस्तक से उसकी नींद खुली। मास्टर जी, मास्टर जी, यह गोपाल की आवाज थी। अभय ने जल्दी से दरवाजा खोला। गोपाल का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। क्या हुआ? गोपाल ने कांपती आवाज में कहा। जल्दी चलिए, गांव में अनर्थ हो गया। दोनों तेजी से मंदिर की ओर भागे। पूरा गांव वहां जमा था। औरतें रो रही थीं। बूढ़े लोग सिर झुकाए खड़े थे। पुजारी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे मंत्र बुदबुदा रहे थे। भीड़ को हटाकर अभय आगे बढ़ा। मंदिर के सामने पत्थर की सीढ़ियों पर एक आदमी का शव पड़ा था। अभय का दिल जोर से धड़कने लगा। वह वही काले कपड़ों वाला व्यक्ति था जिसे उसने पिछली रात जंगल में देखा था, लेकिन अब उसका चेहरा खुला हुआ था। गांव का हर आदमी उसे पहचानता था। गोपाल ने धीमे स्वर में कहा, ये हीरा सिंह है, गांव के सबसे पुराने चरवाहे। अभय ने शव का निरीक्षण किया। शरीर पर कहीं भी गहरे घाव का निशान नहीं था। चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन सबसे अजीब बात, उसकी मुट्ठी कसकर बंद थी। अभय ने धीरे से उंगलियां खोली। अंदर
एक छोटी सी पीतल की घंटी थी। घंटी के साथ लाल धागे में बंधी एक मुड़ी हुई कागज की पर्ची भी थी। अभय ने पर्ची खोली। उस पर कांपते हाथों से केवल एक पंक्ति लिखी थी, दीपक इस बार मैंने नहीं बुझाया। भीड़ में खड़े लोगों की नजरें अब अभय पर टिक गई थीं। उसने धीरे से वह पर्ची पुजारी की ओर बढ़ाई। पुजारी ने पढ़ते ही आंखें बंद कर लीं और उनके होंठ कांपने लगे। हे भगवान! गांव के प्रधान हरिराम ने पूछा, क्या लिखा है? पुजारी ने उत्तर नहीं दिया। अभय ने स्वयं ऊंची आवाज में पढ़कर सुनाया, दीपक इस बार मैंने नहीं बुझाया। पूरा गांव एक साथ सिहर उठा। एक बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, फिर वही बात, फिर वही श्राप। अभय ने तुरंत कहा, यह कोई श्राप नहीं है, किसी इंसान ने यह पर्ची लिखी है। प्रधान ने उसकी ओर देखा। मास्टर जी, आप शहर से आए हैं, आपको इन पहाड़ों की बातें नहीं मालूम। मुझे अंधविश्वास पर नहीं, सबूत पर विश्वास है। अभय शव के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने हीरा सिंह के हाथ, कपड़े और पैरों का बारीकी से निरीक्षण किया। कपड़ों पर गीली मिट्टी लगी थी, जूते की एड़ियों में सूखी काई फंसी हुई थी। लेकिन सबसे अलग बात, उनकी ऊनी कमीज के कंधे पर देवदार की बहुत बारीक सुई जैसी पत्तियां चिपकी हुई थीं। अभय ने उनमें से 2 पत्तियां सावधानी से निकालकर अपनी जेब में रख लीं। फिर उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। मंदिर की सीढ़ियों पर रात की बारिश का पानी अब भी जमा था। उस पानी में गांव वालों के सैकड़ों पैरों के निशान बन चुके थे। लेकिन शव के ठीक पीछे एक गहरा जूतों का निशान अब भी साफ दिखाई दे रहा था। वह गांव के किसी आदमी की चप्पल का निशान नहीं था, वह भारी चमड़े के जूते का निशान था। अभय का दिल एक पल के लिए तेज धड़क उठा। उसी तरह का निशान उसे पिछली रात जंगल के पुराने चबूतरे पर भी मिला था। उसने प्रधान से पूछा, गांव में चमड़े के ऐसे जूते कौन पहनता है? प्रधान ने बिना सोचे उत्तर दिया, कोई नहीं, सोच कर बताइए। प्रधान कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, कभी कभी वन विभाग के लोग आते हैं, उनके पैरों में ऐसे जूते होते हैं, और नीचे कस्बे से पटवारी भी आता है। और कोई? प्रधान ने सिर हिला दिया। अभय ने मन ही मन दोनों नाम याद कर लिए। तभी पुजारी ने धीमी आवाज में कहा, हीरा सिंह पिछले 3 दिनों से बहुत डरे हुए थे। अभय तुरंत उनकी ओर मुड़ा। क्यों? वह कहते थे कि इस बार आखिरी दीपक की रात कुछ अनर्थ होगा। उन्होंने वजह बताई? नहीं। किसी से झगड़ा था उनका? गांव में तो नहीं। गांव के बाहर? पुजारी ने उत्तर देने से पहले लंबी सांस ली। करीब 15 वर्ष पहले वह कई महीने जंगल में लकड़ी काटने वालों के साथ काम करते थे, फिर अचानक काम छोड़ दिया। क्यों? उन्होंने कभी नहीं बताया। अभय की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था कि हीरा सिंह की मौत का संबंध केवल गांव से नहीं, बल्कि उनके अतीत से भी जुड़ा है। उसी समय भीड़ के पीछे से एक दुबला पतला लड़का दौड़ता हुआ आया। उसकी उम्र मुश्किल से 14 वर्ष रही होगी। वह सीधे अभय के पास आया और फुसफुसाकर बोला, मास्टर जी, मैंने कल रात उन्हें देखा था। किसे? हीरा काका को। कहाँ? जंगल वाले पुराने चबूतरे के पास। अभय की आंखें फैल गईं। तुम वहां क्या कर रहे थे? लड़का घबरा गया। मैं अपनी बकरी ढूंढने गया था। फिर मैंने देखा हीरा काका किसी आदमी से झगड़ रहे थे। कौन आदमी? चेहरा नहीं दिखा। क्यों? उसने लंबा काला कंबल ओढ़ रखा था। अभय कुछ पल तक चुप रहा। तुमने उनकी बात सुनी? लड़के ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हीरा काका बार बार एक ही बात कह रहे थे, मैं अब और झूठ नहीं बोलूंगा। अभय के भीतर जैसे कोई घंटी बज उठी। झूठ? यानी हीरा सिंह किसी ऐसे राज को इतने वर्षों से छिपाए हुए थे जो अब किसी की जान लेने लगा था। तभी अचानक पहाड़ों के ऊपर तेज गर्जना हुई। सभी लोगों ने एक साथ आसमान की ओर देखा। घने काले बादल पूरे गांव के ऊपर छा चुके थे। उसी समय मंदिर की सबसे ऊंची सीढ़ी पर रखे आखिरी मिट्टी के दीपक की लौ बिना हवा के अपने आप बुझ गई।
दीपक बुझते ही पूरे मंदिर प्रांगण में ऐसा सन्नाटा छा गया, मानो किसी ने एक साथ सबकी सांसें रोक दी हों। एक बूढ़ी महिला घबराकर जमीन पर बैठ गई। अनर्थ शुरू हो गया। कुछ औरतों ने तुरंत मंदिर की सीढ़ियों पर माथा टेक दिया, लेकिन अभय की नजर दीपक पर नहीं थी। वह लगातार उस बुझी हुई लौ को देख रहा था। वह आगे बढ़ा, दीपक को हाथ में उठाया और उसकी बाती को ध्यान से देखने लगा। कुछ क्षण बाद उसने उंगलियों पर लगी कालिक सूंघी। फिर उसने धीमे से कहा, यह हवा से नहीं बुझा। प्रधान हरिराम ने पूछा। तो कैसे बुझा? अभय ने उत्तर नहीं दिया। उसने दीपक के तेल को देखा। तेल में हल्की सी सफेद परत तैर रही थी। वह समझ गया, किसी ने तेल में कुछ मिलाया था। इतने में गांव का वैद्य भी वहां पहुंच गया। उसने हीरा सिंह का शरीर देखा और बोला, मौत रात के दूसरे पहर हुई होगी। अभय ने पूछा, क्या उन्हें कोई बीमारी थी? नहीं। हीरा सिंह पहाड़ के सबसे मजबूत आदमियों में गिने जाते थे। जहर? वैद्य ने सिर हिलाया। अभी कहना मुश्किल है। अभय ने फिर शव की गर्दन पर नजर डाली। कान के ठीक नीचे एक बहुत छोटा सा नीला निशान था, इतना छोटा कि पहली नजर में दिखाई भी नहीं देता। उसने वैद्य को बुलाया। ये देखिए। वैद्य झुककर देखने लगा। कुछ देर बाद उसके चेहरे का रंग बदल गया। यह साधारण निशान नहीं है। क्या मतलब? ऐसा निशान किसी पतली नुकीली चीज से बन सकता है। अभय ने पूछा। सुई? वैद्य ने धीरे से सिर हिलाया। संभव है। अभय के मन में पहली बार एक विचार आया, अगर किसी ने बहुत बारीक सुई से जहर दिया हो तो बाहर से लगभग कोई निशान दिखाई नहीं देगा। उसी समय गोपाल दौड़ता हुआ आया। मास्टर जी, क्या हुआ? हीरा काका के घर का दरवाजा खुला है। तो? लेकिन अंदर सब सामान बिखरा पड़ा है। अभय तुरंत उसके साथ चल पड़ा। गांव के किनारे बने एक छोटे से पत्थर के मकान का दरवाजा आधा खुला था। अंदर प्रवेश करते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरी रात घर की तलाशी ली हो। संदूक खुले पड़े थे। कपड़े जमीन पर बिखरे थे। दीवार पर टंगा भगवान शिव का चित्र नीचे गिरा हुआ था। लेकिन एक अजीब बात थी, घर से कोई कीमती सामान गायब नहीं था। तांबे के बर्तन अपनी जगह रखे थे। पुरानी चांदी की करधनी भी संदूक में पड़ी थी। अभय धीरे धीरे कमरे का निरीक्षण करने लगा। फिर उसकी नजर चारपाई के नीचे रखे एक पुराने लकड़ी के बक्से पर पड़ी। बक्से पर धूल जमी थी, लेकिन ताला बिल्कुल नया था। उसने प्रधान से पूछा, चाबी? प्रधान ने कहा, हमारे पास नहीं। अभय ने कुल्हाड़ी मंगवाई। एक ही वार में ताला टूट गया। बक्सा खुला। अंदर कपड़े नहीं थे, न पैसे, न गहने, केवल एक पुरानी कपड़े की पोटली थी। अभय ने पोटली खोली। उसमें से कुछ पीले पड़ चुके कागज निकले। सबसे ऊपर एक पुरानी श्वेत श्याम तस्वीर रखी थी। तस्वीर में 5 आदमी खड़े थे। बीच में जवान हीरा सिंह मुस्कुरा रहे थे। उनके साथ 4 और आदमी थे। अभय ने तस्वीर उलटकर देखी। पीछे धुंधली स्याही से लिखा था, देवदार कटान दल 1944। तस्वीर के नीचे एक मुड़ा हुआ खत रखा था। कागज बहुत पुराना था। अभय ने सावधानी से उसे खोला। स्याही कई जगह फैल चुकी थी, फिर भी कुछ पंक्तियां साफ पढ़ी जा सकती थीं। अगर यह पत्र किसी और के हाथ लगे तो समझ लेना हम 5 नहीं थे, 6ठा आदमी भी हमारे साथ था। अभय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पूरी चिट्ठी पढ़नी चाहिए, लेकिन कागज का नीचे वाला आधा हिस्सा किसी ने बहुत सफाई से फाड़ रखा था। अभय ने फटे हुए पत्र को दोनों हाथों से सावधानी से पकड़ा। कागज इतना पुराना था कि जरा सी लापरवाही से टूट सकता था। उसने उसे मेज पर फैलाया और ध्यान से पढ़ने लगा। अगर ये पत्र किसी और के हाथ लगे तो समझ लेना कि हमने जीवन भर जिस सच को छिपाए रखा वो अब ज्यादा दिन छिपा नहीं रहेगा। हम 5 नहीं थे, हमारे साथ 6ठा आदमी भी था। बस इतना ही बचा था। नीचे का पूरा हिस्सा किसी तेज धार वाले औजार से काट दिया गया। अभय ने तस्वीर फिर से हाथ में ली।
5 आदमी। हीरा सिंह, एक लंबी मूंछों वाला व्यक्ति, एक दुबला पतला युवक, एक अधेड़ उम्र का आदमी और एक ऐसा चेहरा जिस पर घनी दाढ़ी थी। अभय ने प्रधान हरिराम से पूछा, इनमें से किसी को पहचानते हैं? प्रधान ने तस्वीर देखते ही गहरी सांस ली। हीरा सिंह के अलावा यह नरपत है। उन्होंने तस्वीर में मूंछों वाले आदमी की ओर इशारा किया। लेकिन उसकी मौत तो बहुत साल पहले हो गई थी। और ये किशन दत्त, वह गांव छोड़कर अल्मोड़ा चला गया था। उसके बाद कभी वापस नहीं आया। बाकी दो? प्रधान ने सिर हिलाया। मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। अभय ने तस्वीर जेब में रख ली। अब उसे यकीन हो चुका था कि रहस्य की शुरुआत पिछली रात नहीं बल्कि कई वर्ष पहले हुई थी। उसी समय बाहर से तेज आवाज आई, प्रधान जी। सब लोग बाहर निकले। गांव का डाकिया हांफता हुआ खड़ा था। उसने कहा, नीचे वाले रास्ते पर वन विभाग का अफसर आया है। प्रधान ने आश्चर्य से पूछा, इस मौसम में? हाँ, कह रहा है कि उसे हीरा सिंह से मिलना था। अभय ने तुरंत कहा, उसे यहीं बुलाइए। कुछ देर बाद लगभग 40 वर्ष का एक आदमी वहां पहुंचा। ऊंचा कद, खाकी कोट, घुटनों तक चमड़े के भारी जूते। अभय की नजर सीधे उसके जूतों पर गई। ठीक उसी तरह के जूते जिनके निशान मंदिर और जंगल दोनों जगह मिले थे। अफसर ने भीड़ की ओर देखा। हीरा सिंह कहाँ है? प्रधान ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, उनकी आज सुबह मृत्यु हो गई। यह सुनते ही अफसर का चेहरा बदल गया। क्या? कैसे? यही तो हम भी जानना चाहते हैं। अभय आगे बढ़ा। आपका नाम? विनोद सक्सेना। वन विभाग में क्या पद है? रेंज ऑफिसर। आप हीरा सिंह से क्यों मिलना चाहते थे? विनोद कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, वह एक पुराने जंगल के नक्शे के बारे में कुछ जानते थे। कैसा नक्शा? सरकारी रिकॉर्ड का मामला है। अभय मुस्कुराया। सरकारी रिकॉर्ड के लिए आप बरसात के बीच इतने दूर पहाड़ पर आए हैं? विनोद ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी नजर बार बार हीरा सिंह के घर की ओर जा रही थी। अभय ने यह बात तुरंत नोट कर ली। क्या आप हीरा सिंह को पहले से जानते थे? नहीं। उत्तर बहुत जल्दी आया, इतना जल्दी कि अभय को उस पर भरोसा नहीं हुआ। तभी गोपाल धीरे से अभय के पास आया और फुसफुसाया, मास्टर जी, ये झूठ बोल रहे हैं। क्यों? मैंने इन्हें 2 महीने पहले भी गांव में देखा था। अभय ने बिना किसी भाव के विनोद की ओर देखा। वह अब भी शांत खड़ा था, लेकिन उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई देने लगी थीं। अभय ने अचानक पूछा, आपके जूतों का नाप क्या है? विनोद चौंक गया। क्या मतलब? बस उत्तर दीजिए। मुझे नहीं मालूम। अभय मुस्कुराया। अजीब बात है, जो आदमी रोज ऐसे जूते पहनता हूं, उसे अपना नाप नहीं मालूम। भीड़ में हलचल होने लगी। विनोद ने पहली बार कठोर स्वर में कहा, क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? अभय ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अभी नहीं, लेकिन अब करना शुरू कर दिया है। उसी क्षण गांव के बाहर की ओर से बंदूक चलने की आवाज गूंजी। दहाएं। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा गांव कांप उठा। सभी लोग एक साथ उस दिशा में दौड़ पड़े। करीब 5 मिनट बाद वे जंगल की सीमा पर पहुंचे। वहां जमीन पर एक आदमी घायल पड़ा था। उसकी छाती से खून बह रहा था। अभय उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। घायल आदमी ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलीं। उसने अभय का हाथ कसकर पकड़ लिया, फिर टूटी हुई आवाज में केवल इतना कहा, छठा आदमी अभी जिंदा है। घायल आदमी की सांसें तेजी से चल रही थीं। उसकी छाती से बहता रक्त बारिश के पानी में मिलकर मिट्टी को लाल कर चुका था। अभय ने तुरंत अपना रुमाल घाव पर दबाया, लेकिन वह समझ गया कि गोली बहुत गहराई तक जा चुकी है। कौन हो तुम? उसने झुककर पूछा। आदमी ने होंठ हिलाए, पर आवाज नहीं निकली। कुछ क्षण बाद उसने बड़ी मुश्किल से कहा, नाम माधव। तुम पर गोली किसने चलाई? उसने कांपते हाथ से जंगल की ओर इशारा किया। चेहरा नहीं देखा, लेकिन
वह अकेला नहीं था। इतना कहकर उसकी सांस तेज हो गई। गांव का वैद्य भी दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। उसने नब्ज टटोली और गंभीर स्वर में बोला, इसे तुरंत गांव ले चलो, अभी जान बाकी है। 4 लोगों ने बांस काटकर अस्थायी स्ट्रेचर बनाया और माधो को उठाकर गांव की ओर चल पड़े। अभय सबसे पीछे चल रहा था। उसकी नजर लगातार उस जगह पर थी जहां गोली चली थी। कुछ दूर उसे झाड़ियों के बीच ताजा पैरों के निशान दिखाई दिए। वह घुटनों के बल बैठ गया। एक निशान भारी चमड़े के जूते का था, दूसरा नंगे पैर का। वह चौंक गया। जंगल में कोई आदमी नंगे पैर क्यों भागेगा? उसने दोनों निशानों का पीछा किया। करीब 30 कदम बाद चमड़े के जूते के निशान मुख्य पगडंडी की ओर मुड़ गए, लेकिन नंगे पैरों के निशान देवदार के घने जंगल में उतर गए। अभय ने चारों ओर देखा। जंगल बिल्कुल शांत था। तभी उसकी नजर एक टूटी हुई टहनी पर अटक गई। टहनी पर ऊनी काले कपड़े का बहुत छोटा सा रेशा फंसा हुआ था, ठीक वैसा ही काला कपड़ा जैसा उसने पहली रात उस रहस्यमय आदमी के शरीर पर देखा था। उसने वह रेशा सावधानी से निकालकर जेब में रख लिया। जब वो गांव लौटा तो माधो को हीरा सिंह के घर के सामने बने चौड़े कमरे में लिटाया जा चुका था। वैद्य उसके घाव पर जड़ी बूटियों का लेप लगा रहा था। अभय पास बैठ गया। माधो ने आंखें खोलीं। इस बार उसकी सांस पहले से कुछ सामान्य थी। क्या तुम हीरा सिंह को जानते थे? अभय ने पूछा। माधो ने धीरे से सिर हिलाया। कब से? बहुत वर्षों से। तस्वीर में जो 5 आदमी थे, क्या तुम उनमें से एक हो? माधव की आंखें अचानक फैल गईं। तुम्हें तस्वीर मिल गई? अभय ने उत्तर नहीं दिया। माधव समझ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, हम 5 नहीं थे, हम सचमुच 6 थे। कमरे में बैठे सभी लोग चुप हो गए। प्रधान हरिराम भी आगे खिसक आए। अभय ने पूछा, छठा आदमी कौन था? माधव ने होंठ भींच लिए। नाम नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि वह आज भी जिंदा है। अभय ने तुरंत दूसरा प्रश्न किया, क्या उसी ने हीरा सिंह की हत्या की? माधव ने आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद बोला, नहीं, उसने अपने हाथों से नहीं मारा। तो किसने मारा? माधव ने उत्तर देने की बजाय कांपते हाथ से पानी मांगा। गोपाल ने लोटा आगे बढ़ाया। 2 घूंट पानी पीने के बाद माधव ने फुसफुसाते हुए कहा, पहले पुराना देवदार, वहां जाओ। क्या मिलेगा वहां? सच। कैसा सच? जो 15 साल से जमीन के नीचे दबा है। अचानक उसकी सांस अटकने लगी। वैद्य ने सबको पीछे हटने को कहा। कुछ देर बाद माधव की हालत फिर स्थिर हुई, लेकिन वह बेहोश हो चुका। अभय बाहर निकल आया। बारिश थम चुकी थी। सामने पहाड़ी ढलान पर बादलों के बीच से हल्की धूप झांक रही थी। गोपाल उसके पास आया। मास्टर जी, पुराना देवदार कहाँ है? गोपाल ने दूर जंगल की ओर इशारा किया। वहां, जहां अब कोई नहीं जाता। क्यों? गोपाल ने धीमे स्वर में कहा। क्योंकि लोग कहते हैं उस पेड़ की जड़ों के नीचे किसी का पाप तबाह हुआ है। अभय ने बिना कुछ कहे अपनी छड़ी उठाई। वह उसी दिशा में चल पड़ा। उसे अब अंधविश्वास में नहीं, बल्कि उस पाप में दिलचस्पी थी जो शायद 15 वर्षों से सच बनकर बाहर आने का इंतजार कर रहा था। अभय और गोपाल गांव से निकलकर उस पुराने जंगल की ओर बढ़ने लगे। सुबह की धूप बादलों के बीच से कभी दिखाई देती, कभी ओझल हो जाती। रात की बारिश के कारण पगडंडी फिसलन भरी हो चुकी थी। दोनों बिना बोले आगे बढ़ रहे थे। केवल उनके कदमों की आवाज और दूर बहती नदी का शोर सुनाई दे रहा था। करीब आधे घंटे बाद गोपाल रुक गया। उसने सामने इशारा किया। वही है पुराना देवदार। अभय ने सिर उठाकर देखा। उसने अपने जीवन में इतना विशाल देवदार पहले कभी नहीं देखा था। उसका तना इतना चौड़ा था कि 4 आदमी मिलकर भी उसे घेर नहीं सकते थे। जड़ों ने चारों ओर की चट्टानों को चीर दिया था और कई जगह मिट्टी ऊपर उठ गई थी। पेड़ के नीचे एक टूटा हुआ पत्थर का चबूतरा बना था। अभय झुककर जमीन देखने लगा।
उसे तुरंत समझ आ गया कि यहां हाल ही में कोई आया था। गीली मिट्टी पर फावड़े के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। किसी ने कुछ खोदा था और फिर जल्दी जल्दी वापस भर दिया था। गोपाल, गांव से 2 फावड़े लेकर आओ अभी। हाँ, और किसी को मत बताना। गोपाल भागता हुआ वापस गांव की ओर चला गया। अभय अकेला वहीं बैठ गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। अचानक उसकी नजर पेड़ के तने पर गई। छाल पर किसी ने बहुत पहले चाकू से कुछ उकेरा था। समय के साथ अक्षर धुंधले हो चुके थे। अभय ने हाथ फेर कर काय हटाई। धीरे धीरे शब्द साफ होने लगे। 6, उसके नीचे कसम, और सबसे नीचे कभी नहीं। बाकी हिस्सा छाल के साथ टूट चुका था। अभय सोच में पड़ गया। 6, यानी फिर वही संख्या। पहले तस्वीर में, फिर पत्र में, फिर माधो की बातों में, और अब इस पेड़ पर। इतने में गोपाल लौट आया। दोनों ने खोदना शुरू किया। मिट्टी बहुत सख्त नहीं थी। लगभग 1.5 फुट नीचे पहुंचते ही फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। थक दोनों ने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ ही देर में लकड़ी का एक छोटा संदूक दिखाई दिया। उस पर लोहे की पट्टियां जंग खा चुकी थीं। तला पहले ही टूटा हुआ था। अभय ने सावधानी से ढक्कन उठाया। अंदर एक पुराना ऊनी कंबल रखा था। उसने कंबल हटाया। नीचे एक अंग्रेजी कंपनी की पुरानी रिवॉल्वर थी। साथ में चमड़े की डायरी और एक कपड़े में लिपटी हुई सोने की कई छोटी ईंटें। गोपाल की आंखें फैल गईं। हे भगवान, अभय ने तुरंत कहा, इनमें से किसी चीज को हाथ मत लगाना। उसने डायरी खोली। पहले कुछ पन्ने बारिश से खराब हो चुके थे, लेकिन बीच के पन्ने पढ़े जा सकते थे। डायरी किसी एडवर्ड ह्यूजेस नाम के व्यक्ति की थी। अभय धीरे धीरे पढ़ने लगा। आज हमने जंगल का नया सर्वे पूरा किया। मुझे इन 5 पहाड़ी मजदूरों पर भरोसा है। अगले पन्ने पर लिखा था, सोना सुरक्षित है जब तक सरकार को सूचना मिलेगी। मैं इसे यहां से निकाल चुका हूंगा। अभय का माथा सिकुड़ गया। सोना? सरकारी? उसने आगे पढ़ा। अचानक एक वाक्य पर उसकी नजर टिक गई। से अधिक, लेकिन उनमें 5 नहीं, 6 आदमी हैं। अभय ने सांस रोक ली। डायरी का अगला पन्ना फटा हुआ था। उसके बाद केवल आखिरी पंक्ति बची थी, अगर मैं वापस न लौटूं तो मेरा हत्यारा उन्हीं 6 में से एक होगा। जंगल में अचानक हवा का तेज झोंका चला। पेड़ों की शाखाएं जरूर से हिलने लगीं। गोपाल घबराकर बोला, मास्टर जी, चलते हैं। लेकिन अभय अभी डायरी बंद भी नहीं कर पाया था कि पीछे झाड़ियों में किसी के भागने की आवाज आई। दोनों ने एक साथ पलटकर देखा। काले ऊनी कंबल में लिपटा वही रहस्यमय आदमी इस बार बहुत साफ दिखाई दिया। वह कुछ पल तक उन्हें देखता रहा, फिर तेजी से जंगल के भीतर भाग गया। रुको! अभय चिल्लाया और उसके पीछे दौड़ पड़ा। काफी दूर तक पीछा करने के बाद अचानक वह आदमी एक ऊंची चट्टान के किनारे रुक गया। अभय उससे मुश्किल से 10 कदम दूर था। कौन हो तुम? पहली बार उस आदमी ने धीरे धीरे अपना चेहरा ढका हुआ कंबल हटाया। चेहरा देखते ही अभय के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह आदमी बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा था जैसा तस्वीर में खड़ा 5वां व्यक्ति। अभय कुछ क्षणों तक स्तब्ध खड़ा रहा। उसके सामने खड़ा आदमी बिल्कुल उसी चेहरे वाला था जिसे उसने कुछ देर पहले 1944 की तस्वीर में देखा था। घनी मूंछें, चौड़ा माथा, दाहिनी भौं के ऊपर वही छोटा सा निशान। अंतर केवल इतना था कि तस्वीर में वह आदमी लगभग 30 वर्ष का था और इस समय उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। अभय ने धीरे धीरे कहा, यह असंभव है। बूढ़े आदमी के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। असंभव तो बहुत कुछ है मास्टर जी। तुम तस्वीर वाले आदमी हो। हाँ, लेकिन तस्वीर को 15 वर्ष से भी ज्यादा हो चुके हैं। समय बीतता है, चेहरे बूढ़े होते हैं, पाप नहीं। अभय ने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम्हारा नाम?
बूढ़े ने कुछ क्षण उसकी ओर देखा, फिर बोला, रघुवीर। यह नाम सुनते ही अभय ने तस्वीर फिर से याद की। पीछे किसी का नाम नहीं लिखा था, यानी रघुवीर वही आदमी था जिसकी पहचान गांव में कोई नहीं जानता था। अभय ने पूछा, तुम इतने वर्षों से छिपे क्यों रहे? रघुवीर ने गहरी सांस ली। क्योंकि अगर मैं गांव लौटता तो मैं भी हीरा सिंह की तरह मारा जाता। अभय की आंखें सिकुड़ गईं। मतलब तुम्हें पता है कि हीरा सिंह की हत्या किसने की? हां, तुम नाम बताओ। रघुवीर ने सिर हिला दिया। नाम लेने से पहले तुम्हें पूरी कहानी जाननी होगी। वह पास पड़े पत्थर पर बैठ गया, कुछ क्षण तक चुप रहा, फिर बोला, 1944 में अंग्रेज सरकार ने जंगलों का सर्वे करने के लिए एडवर्ड ह्यूजेस नाम के अफसर को यहां भेजा था। हम 6 आदमी उसके साथ काम करते थे। हीरा सिंह, माधव, नरपत, किशन, मैं और एक छठा आदमी। अभय तुरंत बोला, उसका नाम? रघुवीर ने सीधा उत्तर नहीं दिया। वो हम सबसे पढ़ा लिखा था, बहुत तेज दिमाग। एडवर्ड उसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था। एक दिन हमें जंगल में सोने की ईंटें मिली, शायद किसी पुराने ब्रिटिश खजाने का हिस्सा। सरकार तक खबर पहुंचती उससे पहले लालच पैदा हो गया। अभय ध्यान से सुन रहा था। फिर क्या हुआ? रघुवीर की आवाज भारी हो गई। हमने तय किया कि सोना बांट लेंगे, लेकिन एडवर्ड मानने को तैयार नहीं था। उस रात उसकी हत्या हो गई। अभय चौंक गया। किसने? रघुवीर ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। हम 6 ने नहीं, सिर्फ एक आदमी ने। बाकी 5 डर गए। उसने हमें धमकी दी कि अगर किसी ने मुंह खोला तो अगला नंबर उसी का होगा। अभय ने तुरंत पूछा, क्या हीरा सिंह उसी धमकी से डरते रहे? हां, लेकिन अब उन्होंने चुप रहने से इनकार कर दिया था। हवा अचानक तेज चलने लगी। देवदार की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। अभय ने पूछा, माधव पर गोली भी उसी आदमी ने चलाई? रघुवीर ने सिर हिलाया। हां, क्योंकि माधव भी सच बोलने वाला था। और अब मैं बचा हूं। अभय ने शांत स्वर में कहा, अगर मैं तुम्हें सुरक्षा दूं तो क्या तुम उसका नाम बताओगे? रघुवीर कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने कांपते हाथ से अपनी जेब में हाथ डाला, एक पुरानी जेब घड़ी निकाली। घड़ी के भीतर एक बहुत छोटी तस्वीर छिपी हुई थी। उसने वो घड़ी अभय को थमा दी। नाम इसमें है, लेकिन इसे अभी मत खोलना। क्यों? क्योंकि वह आदमी यहीं आसपास है। अभय कुछ समझ पाता था। उससे पहले जंगल में अचानक बंदूक चलने की दूसरी आवाज गूंजी। दहाएं। गोली सीधी रघुवीर के कंधे में लगी। वह पीछे की ओर लड़खड़ाया और चट्टान के किनारे गिर पड़ा। अभय तुरंत उसकी ओर दौड़ा, लेकिन उसी क्षण उसे सामने देवदार के तने के पीछे एक परछाई भागती हुई दिखाई दी। उसके हाथ में बंदूक थी और वो गांव की दिशा में भाग रहा था। गोली चलने की आवाज पूरे जंगल में गूंजती रही। रघुवीर चट्टान के किनारे गिर पड़ा। उसके कंधे से तेजी से खून बह रहा था। अभय ने तुरंत अपना गमछा उतारकर घाव पर कसकर बांधा। रघुवीर, हिम्मत रखो। रघुवीर दर्द से कराह उठा। वह भागने न पाए। अभय ने बिना एक पल गंवाए बंदूकधारी का पीछा शुरू कर दिया। गीली मिट्टी पर उसके भारी जूतों के निशान साफ बने हुए थे। वह तेजी से ढलान उतर रहा था। बीच बीच में टूटी टहनियां बता रही थी कि वह घबराया हुआ था। करीब 10 मिनट तक लगातार दौड़ने के बाद अभय एक सूखी पहाड़ी नाली तक पहुंचा। वहां आकर निशान अचानक गायब हो गए। उसने चारों ओर ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराया। भागने की जल्दी में गलती कर गया। सामने एक बड़ी चट्टान पर गीली मिट्टी के धब्बे बने थे, यानी वह आदमी नीचे नहीं गया था, चट्टानों के सहारे ऊपर चढ़ा था। अभय भी सावधानी से ऊपर चढ़ गया। कुछ दूर पहुंचते ही
उसे सिगरेट का आधा जला टुकड़ा मिला। उसने उसे उठाकर सूंघा। यह साधारण बीड़ी नहीं थी, यह अंग्रेजी तंबाकू वाली महंगी सिगरेट थी। अभय के मन में तुरंत एक चेहरा उभरा। वन विभाग का रेंज अफसर विनोद सक्सेना। लेकिन अगले ही क्षण उसने उस विचार को रोक दिया। नहीं, बहुत आसान जवाब कभी सही नहीं होता। उसी समय पीछे से गोपाल दौड़ता हुआ आया। मास्टर जी, रघुवीर जिंदा है। गांव वाले उन्हें घर ले गए हैं। अभय ने राहत की सांस ली। दोनों गांव लौट आए। रघुवीर को वैद्य के घर लिटाया गया था। गोली कंधे को छूकर निकली थी। जान बच गई थी। अभय उसके पास बैठ गया। अब और देर मत करो, उस आदमी का नाम बताओ। रघुवीर ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। नाम मैं नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोल गया तो वो आज रात ही पूरे गांव को जला देगा। अभय चुप हो गया। यह डर बनावटी नहीं था। रघुवीर सचमुच उस आदमी से कांप रहा था। तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। प्रधान हरिराम और कुछ गांव वाले तेजी से भीतर आए। मास्टर जी, एक और मुसीबत हो गई। क्या हुआ? वन विभाग वाले साहब गायब हैं। क्या मतलब? सुबह से कोई उन्हें नहीं देख पाया। अभय तुरंत उठ खड़ा हुआ। सब लोग वन विभाग के अस्थायी विश्राम गृह पहुंचे। कमरा खुला हुआ था। अंदर सब कुछ व्यवस्थित था। बिस्तर ठीक था। मेज पर चाय का कप रखा था। लेकिन विनोद सक्सेना वहां नहीं थे। अभय ने कमरे का निरीक्षण शुरू किया। मेज पर रखा नक्शा उसकी नजर में आया। नक्शे पर लाल पेंसिल से केवल एक जगह गोल घेरा बनाया गया था। वही पुराना देवदार। अभय का माथा सिकुड़ गया। उसे भी उसी जगह की तलाश थी। तभी गोपाल ने अलमारी के नीचे से एक चमड़े का थैला निकाला। उसमें सरकारी कागज थे और सबसे नीचे एक पुरानी श्वेत श्याम तस्वीर। अभय ने तस्वीर हाथ में ली। इस तस्वीर में भी वही 6 आदमी थे, लेकिन इस बार तस्वीर पूरी थी। पीछे खड़ा छठा आदमी साफ दिखाई दे रहा था। अभय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तस्वीर को ध्यान से देखा। फिर धीरे धीरे उसकी नजर तस्वीर में खड़े उस युवक के चेहरे से हटकर प्रधान हरिराम के चेहरे पर गई। दोनों चेहरों में अजीब समानता थी। नाक, आंखें, माथे की बनावट, सब कुछ। अभय ने बिना किसी भाव की तस्वीर जेब में रख ली। उसने अभी किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन पहली बार उसे लगा यह रहस्य केवल जंगल या सोने का नहीं, बल्कि पूरे गांव के इतिहास का है। उस रात अभय को नींद नहीं आई। मेज पर रखी दोनों तस्वीरें उसके सामने थीं। पहली तस्वीर हीरा सिंह के बक्से से मिली थी, दूसरी वन विभाग के विश्राम गृह से। दोनों में वही 6 आदमी थे, लेकिन दूसरी तस्वीर अधिक साफ थी। उसने लालटेन की रोशनी थोड़ा पास खिसकाई और दोनों तस्वीरों को साथ रखकर देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक छोटी सी बात पर गई। पहली तस्वीर में पीछे खड़ा छठा आदमी अपना दाहिना हाथ कोट की जेब में डाले हुए था। दूसरी तस्वीर में भी वही हाथ जेब में था, लेकिन जेब के बाहर एक छोटी सी चेन लटक रही थी। अभय ने तुरंत रघुवीर द्वारा दी गई जेब घड़ी निकाली। घड़ी की चेन बिल्कुल वैसी ही थी। उसने धीरे धीरे घड़ी खोली। अंदर एक बहुत छोटी तस्वीर लगी हुई थी। उस तस्वीर में एक 10-12 वर्ष का लड़का अपने पिता के साथ खड़ा था। पिता का चेहरा देखते ही अभय की आंखें फैल गईं। वह वही छठा आदमी था, यानी रघुवीर उसे पहचानता था, लेकिन उसने नाम फिर भी नहीं बताया। अभय अभी सोच ही रहा था कि बाहर किसी के तेज खुड़मों की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खुला। गोपाल बुरी तरह घबराया हुआ अंदर आया। मास्टर जी, क्या हुआ? रघुवीर गायब हो गए। अभय बिना समय गंवाए वैद्य के घर पहुंचा। कमरे का दरवाजा खुला था। चारपाई खाली थी। खिड़की अंदर से खुली हुई थी, लेकिन सबसे अजीब बात, जमीन पर संघर्ष के कोई निशान नहीं थे, जैसे रघुवीर अपनी इच्छा से ही बाहर गए हों।
अभय ने खिड़की के नीचे मिट्टी देखी। वहां केवल एक आदमी के पैरों के निशान थे, रघुवीर के, दूसरा कोई निशान नहीं। गोपाल ने घबरा कर पूछा, क्या वे खुद चले गए? अभय ने उत्तर नहीं दिया। वह निशानों का पीछा करने लगा। वे सीधे जंगल की ओर जा रहे थे। करीब आधे घंटे बाद निशान पुराने देवदार के पास जाकर रुक गए। अभय ने चारों ओर देखा। रघुवीर कहीं नहीं थे, लेकिन पेड़ कितने पर एक नया निशान बना हुआ था। किसी ने ताजा चाकू से एक शब्द उकेरा था, देर। बस इतना ही। उसके आगे लकड़ी पर गहरा कट था, मानो लिखने वाला अचानक रुक गया हो। तभी गोपाल ने धीरे से कहा, मास्टर जी, उधर देखिए। पेड़ की एक जड़ के पास मिट्टी ताजा खोदी हुई थी। दोनों ने हाथों से मिट्टी हटाई। कुछ ही देर में एक कपड़े की थैली निकली। अंदर एक मोटी रजिस्टर जैसी किताब थी। पहला पन्ना खोलते ही अभय समझ गया कि यह कोई साधारण रजिस्टर नहीं था। यह जंगल में लकड़ी कटान का सरकारी हिसाब था। हर तारीख, हर मजदूर का नाम, हर पेड़ का विवरण। लेकिन 1944 वाले पन्ने पर पहुंचते ही पूरा हिसाब बदल गया। वहां 6 मजदूरों के नाम दर्ज थे, हीरा सिंह, माधव, नरपत, किशन, रघुवीर, और छठे नाम पर किसी ने काली स्याही पोत दी थी। नाम पूरी तरह मिटाया जा चुका था। अभय ने पन्ने को रोशनी में तिरछा करके देखा। काली स्याही के नीचे दबे अक्षरों की हल्की आकृति अब भी दिखाई दे रही थी। वह पूरी कोशिश से पढ़ने लगा। धीरे धीरे एक एक अक्षर उभरने लगा। हा, फिर री, फिर रा। अभय का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह नाम हरिराम था? उसी क्षण पीछे से किसी ने बंदूक का घोड़ा चढ़ाया। टक। अभय और गोपाल दोनों एक साथ पलटे। सामने अंधेरे में एक आदमी खड़ा था। बंदूक सीधी अभय की छाती पर तनी हुई थी और उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी, रजिस्टर नीचे रख दो, वरना अगली लाश तुम्हारी होगी। अभय ने धीरे धीरे रजिस्टर जमीन पर रख दिया। गोपाल का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। अंधेरे में खड़ा आदमी एक कदम आगे बढ़ा। उसका चेहरा अब भी दिखाई नहीं दे रहा था, केवल बंदूक की नली लालटेन की रोशनी में चमक रही थी। दोनों पीछे हटो। अभय ने शांत स्वर में पूछा, तुम रजिस्टर से इतना क्यों डर रहे हो? आदमी है सर, मैं रजिस्टर से नहीं, उसमें लिखे नाम से डरता हूं। मतलब? तुम उस नाम को जानते हो? बहुत अच्छी तरह। अभय मुस्कुराया। तो फिर तुम वही आदमी नहीं हो जिसका नाम मिटाया गया है। कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। अंधेरे में खड़ा आदमी एक पल को ठिठक गया। बस यही पल अभय चाहता था। उसने बिजली की सी फुर्ती से लालटेन उठाकर सीधे बंदूक की ओर फेंक दी। ठाय, गोली चल गई, लेकिन लालटेन बंदूक से टकरा चुकी थी। गोली ऊपर देवदार की शाखा में लगी। गोपाल ने बिना देर किए रजिस्टर उठा लिया। उधर हमलावर जंगल की ओर भाग पड़ा। अभय उसके पीछे दौड़ा। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। गीली ढलान पर भागना आसान नहीं था। कुछ दूर जाकर हमलावर फिसला। उसकी बंदूक हाथ से छूट गई। अभय लगभग उसके पास पहुंच चुका था, लेकिन तभी उसने मुट्ठी भर मिट्टी उठाकर अभय की आंखों में फेंक दी। अभय एक पल के लिए रुक गया। जब तक उसने आंखें साफ की, हमलावर फिर जंगल में गायब हो चुका था। गांव लौटने के बाद अभय ने दरवाजा भीतर से बंद किया, रजिस्टर मेज पर रखा, लालटेन जलाई और एक एक पन्ना पढ़ना शुरू किया। करीब आधे घंटे बाद उसे वह बात समझ आ गई जिसे छिपाने के लिए 3 लोगों की जान जा चुकी थी। उसने गोपाल से पूछा, तुम्हारे प्रधान हरिराम की उम्र कितनी होगी? लगभग 55 वर्ष। और उनके पिता? मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। क्यों? लोग कहते हैं वे बहुत पहले गांव छोड़कर चले गए थे। अभय ने गहरी सांस ली। नहीं, वे गांव छोड़कर नहीं गए थे। गोपाल चौंक गया। फिर? अभय ने तस्वीर उसकी ओर बढ़ा दी। ध्यान से देखो।
गोपाल ने तस्वीर देखी। कुछ देर बाद उसकी आंखें फैल गईं। ये तो प्रधान जी जैसे लग रहे हैं। प्रधान नहीं, उनके पिता। गोपाल स्तब्ध रह गया। अभय ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, रजिस्टर में जिस छठे आदमी का नाम मिटाया गया है वह कोई बाहरी आदमी नहीं था। वह इसी गांव का रहने वाला था और प्रधान हरिराम का पिता था। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। लेकिन अगर ऐसा है तो प्रधान जी ने कभी बताया क्यों नहीं? अभय ने उत्तर दिया, क्योंकि उन्हें भी पूरी सच्चाई नहीं पता, या वे जानबूझकर छिपा रहे हैं। उसी समय बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। थक थक थक। गोपाल ने डरते हुए पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं हरिराम हूं। अभय ने एक क्षण के लिए गोपाल की ओर देखा, फिर धीरे से फुसफुसाया, रजिस्टर छिपा दो। गोपाल ने तुरंत रजिस्टर चारपाई के नीचे सरका दिया। अभय ने दरवाजा खोला। प्रधान हरिराम अकेले खड़े थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर वही शांत भाव नहीं था। वे बुरी तरह घबराए हुए लग रहे थे। उन्होंने बिना भीतर आए कहा, मास्टर जी, अभी मेरे साथ चलिए। कहां? रघुवीर मिल गए हैं। अभय की आंखों में चमक आ गई। कहां है? हरिराम ने जंगल की ओर इशारा किया। पुराने पत्थर वाले पुल के पास। अभय ने बिना समय गंवाए अपना कोट उठाया। वह हरिराम के साथ चल पड़ा। करीब 20 मिनट बाद दोनों उस पुराने पुल तक पहुंचे। चारों ओर घना अंधेरा था। बारिश फिर तेज होने लगी थी, लेकिन वहां रघुवीर नहीं थे। अभय ने धीरे धीरे हरिराम की ओर देखा। तुमने झूठ बोला। हरिराम ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने धीरे धीरे अपनी पीठ के पीछे छिपा हाथ सामने लाया। उस हाथ में वही पुरानी अंग्रेजी रिवॉल्वर थी जो पुराने देवदार के नीचे दबी मिली थी। अभय की नजर रिवॉल्वर पर टिक गई। वही पुरानी अंग्रेजी रिवॉल्वर जो कुछ घंटे पहले पुराने देवदार के नीचे दबे संदूक से मिली थी। उसने शांत स्वर में पूछा, यह रिवॉल्वर तुम्हारे पास कैसे आई? हरिराम की आंखों में अजीब सी थकान थी। क्योंकि मैं उसे वापस लेने गया था। क्यों? क्योंकि अगर वह पुलिस के हाथ लग जाती तो मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाता। अभय ने धीरे धीरे एक कदम पीछे हटाया। तो रजिस्टर में मिटाया गया नाम तुम्हारे पिता का ही था? हरिराम ने सिर झुका लिया। हां। कुछ क्षण तक दोनों के बीच केवल बारिश की आवाज गूंजती रही। फिर हरिराम बोला, लेकिन तुम जो सोच रहे हो वह सच नहीं है। क्या सच नहीं है? मेरे पिता हत्यारे नहीं थे। अभय ने पहली बार उसके चेहरे को ध्यान से देखा। वहां डर था, लेकिन अपराध बोध नहीं। फिर उन्होंने अपना नाम क्यों छिपाया? हरिराम ने भारी आवाज में कहा, क्योंकि उन्होंने हत्या नहीं की थी। उन्होंने हत्यारे को बचाया था। अभय चुप रहा। मेरे पिता उस रात डर गए थे। उन्होंने सोचा अगर सच सामने आया तो छहों को फांसी होगी। इसलिए उन्होंने सरकारी रजिस्टर से अपना नाम मिटा दिया, ताकि कोई यह साबित ही न कर सके कि वे वहां मौजूद थे। और बाकी 5, उन्होंने भी जीवन भर चुप रहने की कसम खा ली। अभय ने पूछा, लेकिन अब एक एक करके सब क्यों मारे जा रहे हैं? हरिराम ने गहरी सांस ली, क्योंकि असली हत्यारा समझ चुका है कि अब कोई न कोई सच बोल देगा। हीरा सिंह बोलने वाले थे, माधव भी, रघुवीर भी, और अब अगला नंबर शायद मेरा है। अभय ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम्हें हत्यारे का नाम मालूम है? हरिराम ने उत्तर देने से पहले चारों ओर देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, हां, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं है। नाम बताओ। हरिराम ने होंठ खोले ही थे कि अचानक पुल के नीचे से एक आवाज आई, खड़ाक। दोनों ने एक साथ नीचे देखा। घने अंधेरे में कोई आदमी चट्टानों के बीच छिपा हुआ था। अगले ही पल उसने ऊपर की ओर गोली चला दी। धाएं। गोली हरिराम के कान के पास से निकल गई।
अभय बिजली की सी फुर्ती से नीचे की ओर कूदा। हमलावर भाग चुका था, लेकिन इस बार भागते समय उसकी जेब से कुछ गिर पड़ा। अभय ने उसे उठाया। वह एक पुराना चमड़े का बटुआ था। अंदर कुछ रुपए थे, एक सरकारी पहचान पत्र और एक धुंधली तस्वीर। अभय ने पहचान पत्र खोला। उस पर लिखा था विनोद सक्सेना। गोपाल, जो पीछे पीछे गांव वालों के साथ वहां पहुंच चुका था, उत्साहित होकर बोला, मास्टर जी, यानी हत्यारा वही है। अभय ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं। गोपाल चौंक गया। लेकिन उसका बटुआ। अभय मुस्कुराया। यही तो सबसे बड़ी चाल है। जो आदमी 15 साल तक 5 लोगों को चुप करा सकता है, वह भागते समय अपना पहचान पत्र कभी नहीं गिराएगा। यह बटुआ जानबूझकर गिराया गया है। हरिराम ने आश्चर्य से पूछा, मतलब? अभय ने बटुए को बंद किया। मतलब, कोई चाहता है कि हम विनोद सक्सेना को ही हत्यारा समझ लें, लेकिन असली हत्यारा अब भी हमारे बहुत करीब है। इतना कहकर अभय ने पहली बार गांव में मौजूद हर आदमी की ओर ध्यान से देखा, और उसी क्षण उसकी नजर एक ऐसे चेहरे पर जाकर ठहर गई जिस पर अब तक किसी ने शक ही नहीं किया था। अभय की नजर जिस चेहरे पर जाकर रुकी, वह किसी बाहरी आदमी का नहीं था। वह गांव का वैद्य था। वही वैद्य जिसने सबसे पहले हीरा सिंह का शरीर देखा था। वही जिसने माधव का इलाज किया था। वही जिसने रघुवीर की जान बचाई थी। और वही हर उस जगह मौजूद था जहां कोई न कोई घटना हुई थी। अभय ने अब तक कभी उस पर संदेह नहीं किया था, क्योंकि अपराधी अक्सर वही होता है जिस पर सबसे कम शक हो। अभय ने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने केवल इतना कहा, सब लोग गांव लौट चले। उस रात गांव में किसी घर का चूल्हा नहीं जला। हर आदमी डरा हुआ था। हर औरत अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रही थी। अभय अकेला मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसके सामने अब तक मिले सभी सुराग रखे थे। पुरानी तस्वीर, फटा हुआ पत्र, सरकारी रजिस्टर, जेब घड़ी, रिवॉल्वर और विनोद सक्सेना का बटुआ। उसने एक एक चीज फिर से देखनी शुरू की। अचानक उसकी नजर रजिस्टर पर पड़ी। रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर किसी ने बहुत हल्की पेंसिल से एक संख्या लिखी थी, 7। अभय का माथा सिकुड़ गया। 6 आदमी थे। फिर यह 7 किसका है? उसी क्षण उसे एक बात याद आई। तस्वीर में 6 आदमी थे, लेकिन तस्वीर खींच किसने थी? उसने तस्वीर फिर उठाई। धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान फैलने लगी। मैं कितना बड़ा मूर्ख था। गोपाल, जो वहीं बैठा था, चौंक गया। क्या हुआ मास्टर जी? अभय बोला, अगर तस्वीर में 6 आदमी दिखाई दे रहे हैं, तो तस्वीर लेने वाला 7वां आदमी था। गोपाल अवाक रह गया। मतलब 7वां आदमी शुरू से था? हां, और किसी ने उसके बारे में कभी बात ही नहीं की। अभय तेजी से उठा। चलो। कहां? वैद्य के घर। दोनों वैद्य के घर पहुंचे। दरवाजा खुला था। अंदर कोई नहीं था, लेकिन मेज पर एक पुरानी लकड़ी की पेटी रखी थी। अभय ने पेटी खोली। अंदर पुराने कैमरे की प्लेटें रखी थी, कांच की नेगेटिव प्लेट। उनके नीचे एक कपड़े में लिपटी डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, गोविंद दत्त। अभय ने पन्ने पलटे। उसकी आंखें तेजी से पढ़ने लगीं। डायरी में लिखा था, आज मैंने उन 6 लोगों की तस्वीर ली। उन्हें पता भी नहीं चला कि मैंने सब सुन लिया है। अगले पन्ने पर लिखा था, एडवर्ड मर चुका है। सोना अब उनके पास है, लेकिन एक दिन ये सोना मेरा होगा। अभय ने डायरी बंद कर दी। अब सारी तस्वीर साफ होने लगी थी। गोविंद दत्त, यानी आज का वैद्य, वो कभी एक फोटोग्राफर था। उसी ने तस्वीर ली थी। उसी ने हत्या होते देखी थी। उसी ने किसी को कुछ नहीं बताया। और सालों बाद जब 6 लोगों में से एक एक आदमी सच बोलने लगा, तो उसने उन्हें रास्ते से हटाना शुरू कर दिया। गोपाल कांपती आवाज में बोला, मतलब वैद्य ही हत्यारा है? अभय ने धीरे से सिर हिलाया।
हाँ, लेकिन अभी इसे साबित करना बाकी है। तभी बाहर किसी के पैरों की आवाज आई। दोनों ने लालटेन बुझा दी, दरवाजे की ओट में छिप गए। कुछ क्षण बाद वैद्य धीरे धीरे कमरे के भीतर आया। उसके हाथ में फावड़ा था। वो सीधे उसी लकड़ी की पेटी की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने पेटी खोली, उसे डायरी गायब मिली। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसी समय अंधेरे में अभय की आवाज गूंजी। जिस चीज को 15 साल तक छिपाया, वह आज तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। वैद्य धीरे धीरे पलटा। उसके चेहरे पर अब कोई डर नहीं था। वह हल्का सा मुस्कुराया, फिर बोला, तुम बहुत देर से सच तक पहुंचे हो मास्टर जी, क्योंकि आखिरी गवाह अभी जिंदा है। वैद्य की मुस्कान देखकर अभय समझ गया कि यह आदमी केवल लालची नहीं था, बल्कि वर्षों से हर चाल सोच समझकर चलता आया था। कमरे में कुछ क्षण तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर वैद्य ने धीरे से फावड़ा जमीन पर रखा और बोला, मुझे उसी दिन समझ आ गया था कि तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो। अभय शांत स्वर में बोला, और मुझे उसी दिन शक हो गया था। जब तुमने हीरा सिंह की गर्दन पर बने उस छोटे से निशान को देखने के बाद भी सबको बताया कि कारण समझ नहीं आ रहा। वैद्य के चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ गई। मतलब तुम्हें तभी शक हो गया था? नहीं, शक तब हुआ, यकीन आज हुआ। वैद्य ने गहरी सांस ली। तो अब सब जान ही गए हो, पूछ लो जो पूछना है। अभय आगे बढ़ा। 1944 की रात क्या हुआ था? वैद्य ने पहली बार अपनी आंखें झुका लीं। मैं उस समय फोटोग्राफर था। वन विभाग के सर्वे दल के साथ तस्वीरें लेने जाता था। मैंने एडवर्ड ह्यूजेस और उन 6 लोगों को जंगल में देखा था। उन्हें सोना मिला था। रात को उनका झगड़ा हुआ। गुस्से में छठे आदमी ने एडवर्ड को गोली मार दी। बाकी 5 डर गए। उन्होंने शव छिपा दिया और सोना पुराने देवदार के नीचे दबा दिया। अभय ने पूछा, फिर? मैं सब देख चुका था। मैं चाहता तो अगले दिन पुलिस को बता देता, लेकिन सोना देखकर मेरा भी मन बदल गया। मैंने सोचा, जब तक ये लोग जिंदा हैं, सोना कभी मेरे हाथ नहीं आएगा। इसलिए मैंने इंतजार किया। सालों तक एक एक कर सब बूढ़े हो गए। फिर हीरा सिंह डर गए। उन्होंने सच बोलने का फैसला किया और तुमने उनकी हत्या कर दी। वैद्य ने बिना झिझक सिर हिला दिया। हाँ, माधव, वह भी सच बोलने वाला था। रघुवीर, उसे भी चुप कराना चाहता था। विनोद सक्सेना। वैद्य हंस पड़ा। बेचारा, उसे तो पता भी नहीं था कि वह किस मुसीबत में फंस गया है। उसे पुराने सरकारी नक्शे मिले थे। उसी से उसे देवदार वाले स्थान का पता चला। मैंने उसका बटुआ चुराकर वहीं फेंक दिया ताकि शक उसी पर जाए। अभय ने धीरे धीरे कहा। और दीपक? वैद्य कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, गांव वालों का अंधविश्वास मेरे लिए सबसे बड़ा हथियार था। मैंने दीपक के तेल में ऐसा पदार्थ मिलाया जिससे वह अपने आप बुझ जाए। लोग श्राप समझते रहे और मैं आराम से हत्या करता रहा। अभय ने गहरी सांस ली। अब सारी पहेली सुलझ चुकी थी। फटा हुआ पत्र, पुरानी तस्वीर, सरकारी रजिस्टर, जेब घड़ी, सोने की ईंटें, दीपक, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ चुका था। अभय ने शांत स्वर में कहा, लेकिन तुम एक गलती कर बैठे। वैद्य मुस्कुराया। कौन सी? तुमने हीरा सिंह की हत्या जहर से की। माधव पर गोली चलाई, रघुवीर पर भी गोली चलाई। तरीके बदलते रहे, लेकिन तुम्हारी एक आदत नहीं बदली। वैद्य पहली बार उलझन में दिखा। कौन सी आदत? हर अपराध के बाद तुम सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचते थे ताकि सबूत मिटा सको, लेकिन उसी वजह से तुम हर बार वहीं मौजूद मिले जहां कोई सामान्य आदमी नहीं होना चाहिए था। कमरे के बाहर अचानक कई कदमों की आवाज गूंजी। प्रधान, हरिराम, गोपाल, गांव वाले और सबसे आगे विनोद सक्सेना। वैद्य एक पल के लिए चौंका। तुम जिंदा हो? विनोद ने कठोर स्वर में कहा। मैं कभी मरा ही नहीं था।
मैं जंगल में छिप गया था, क्योंकि मास्टर जी ने मुझसे ऐसा करने को कहा था। अभय ने मुस्कुराकर कहा, मुझे असली हत्यारे को बाहर निकालना था और तुम खुद चलकर बाहर आ गए। वैद्य ने चारों ओर देखा। अब बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसने धीरे धीरे सिर झुका लिया। 15 साल मैंने इस राज की रक्षा की, लेकिन एक स्कूल मास्टर ने सब खत्म कर दिया। अभय ने उत्तर दिया, नहीं, राज को तुमने नहीं, अपने लालच ने खत्म किया। कुछ देर बाद गांव वाले वैद्य को बांधकर नीचे कस्बे की पुलिस चौकी की ओर ले गए। पुराने देवदार के नीचे दबा सोना सरकार को सौंप दिया गया। एडवर्ड ह्यूजेस की हत्या का सच आधी सदी बाद सामने आया। हीरा सिंह, माधव और रघुवीर के नाम से लगा कलंक भी हमेशा के लिए मिट गया। उस वर्ष सावन की आखिरी रात मंदिर में फिर दीपक जले, लेकिन इस बार किसी ने उन्हें श्राप से बचने के लिए नहीं, बल्कि सच की जीत के सम्मान में जलाया। और पहाड़ों में पहली बार लोगों ने महसूस किया कि सबसे घना अंधेरा भी एक छोटे से दीपक से हार सकता है। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप कोई कहानी सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी जरूर बताएं। और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।